Everyone, how are you all? I hope all of you are fit and fine, and this is Samta Koshik, your SSC teacher, and today we will start our first chapter of politics, and the name of the chapter is power sharing. In Hindi we can say that सत्ता की साझेदारी. ठीक है. As we are studying the chapter of politics, then in this chapter we will learn about the power in politics, not electricity power, not our physical power, the power in पॉलिटिक्स. ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जो पावर है वो किस तरीके से बटी होती है. देखो, आप लोगों ने ये ऑब्ज़र्व तो किया ही है पॉलिटिक्स के अंदर से कि भाई हमारे पीएम की पावर अलग है, सीएम की पावर अलग है. तो ये पावर उनको कैसे प्रोवाइड की गई है, कैसे उनको ये पावर मिली है, वो हम पढ़ेंगे. फर्स्टली मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ रही हूँ. इन दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर. देखो, 9th क्लास में हमने डेमोक्रेसी का एक जर्नी स्टार्ट की थी, क्योंकि इन 9th and 10th हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी एक इनकी मेन थीम है बुक की, और उसी मेन थीम के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे अपनी जो है ये जर्नी बढ़ाएंगे. वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. तो इसमें क्या बताया गया है, हम ये नोटिस करेंगे कि हमने ये लास्ट ईयर ही नोटिस किया था कि लोकतंत्र के अंदर सारी जो पावर है, सारी जो सत्ता की साझेदारी सत्ता की जो पावर है वो किसी एक भी सरकार के एक अंग के पास नहीं है. देखो, आपने देखा भी होगा कि पीएम जो है हमारे देश के लिए काम करते हैं, सीएम जो है वो हमारे राज्य के लिए काम करते हैं, और हमारे सरपंच जो है हमारे गांव के लिए काम करते हैं. तो ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब जो पावर्स हैं वो कैसे मतलब उनके पास आई हैं, किस तरीके से बटी हैं. एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी. और इन तीनों के बीच में, ठीक है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, इनका बड़ी समझदारी से जो पावर की शेयरिंग है वो लोकतंत्र के डिज़ाइन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड इन दिस एंड द नेक्स्ट टू चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड. और हम इस चैप्टर से लेके अगले इसके दो चैप्टर और हैं, हम इस आइडिया को आगे लेके चलेंगे. वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका. बोथ द स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग. In this chapter we will learn about these 2 stories. Yes, I know that all of you are familiar about the countries Sri Lanka, that is our neighboring country, and Belgium also, which is located in Europe. Okay, we will learn about the 2 stories, and by the stories of these 2 countries we come to know that why the power sharing is necessary. ओके, इन दोनों देशों की कहानी से हमें ये समझ आएगा कि क्यों हमारे लिए डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग ज़रूरी है. ओके, द स्टोरीज यील्ड सम जर्नल कंक्लूजन अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी. दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर. और ये दोनों कहानियाँ ही एक हमारे लिए कंक्लूजन लेके आएगी. ये हमें एक कंक्लूजन देगी अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है. एंड दिस ऑल्सो अलाउज अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग के कितने रूप हैं. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ओके, द फर्स्ट मेन हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज बेल्जियम एंड श्रीलंका. We will learn in this topic about the stories of Belgium and Sri Lanka. So please have patience and listen the stories of these 2 countries carefully. Okay, Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. देखो, इसमें कंपेयर करके ऑलरेडी बता दिया है कि जो बेल्जियम है बहुत ही यूरोप का एक छोटा सा देश है, और ये इतना छोटा है कि हमारे हरियाणा से भी, हम हरियाणा में रहते हैं तो हमारे हरियाणा से भी छोटा इसका एरिया है. इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. ये जो कंट्रीज़ हैं वो इसके बॉर्डर्स पर हैं. इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटर ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, लगभग हमारे हरियाणा का आधा.
हरियाणा की जनसंख्या कहा था। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। एथनिक वर्ड मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जातीय बनावट, मतलब कि किस किस तरह की जातियाँ वहाँ रहती थी। तो इसकी जो कॉम्पोजिशन मीन्स बनावट, इस जो छोटी कंट्री है इसकी जो बनावट है बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बड़ी कठिन है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लीव्स इन दी फ्लेमिश रीजन। तो कंट्रीज़ की टोटल पॉपुलेशन का 59%, देखो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए चल रही है। आई एम गोइंग टू अंडरलाइन दिस। यस, ये आपको अंडरलाइन करना है। 59% लीव इन दी फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज एंड अनदर 40% लीव इन वेलोनिया, अनदर 40% लीव इन वेलोनिया। ओके, ये जो वेलोनिया और फ्लेमिश है, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ बेल्जियम एंड स्पीक okay. We learned here that total of 100% of the population of Belgium, 59% live in the Flemish region and speak Dutch language. Another 40% people live in Wallonia region and speak French. Then how many persons are left here? Only 1%, because the total of 59 and 40 is 99. Then 1% are remaining, and the remaining 1% of the Belgians speak German language. In the capital of the Brussels, 80% people speak French, while 20% are Dutch speaking. So from this story we come to know that there are lots of difference between the country and the capital of the country. It means to say कि भाई बेल्जियम की जो कैपिटल थी ब्रुसेल, वहाँ पर 80% तो फ्रेंच लोग थे और बाकी जो 20% है वो डच और जर्मन वहाँ है ही नहीं। और जो जर्मनी की पूरी होल कंट्री है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 59% डच है, 40% फ्रेंच है और 1% जर्मन है। तो प्रॉब्लम तो आई जाती है कि भाई हम पावर किसको दें, यहाँ पर डच ज़्यादा है और कैपिटल में फ्रेंच ज़्यादा है। फिर क्या हुआ, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। एक और बात सामने आई कि जो फ्रेंच कम्युनिटी है वहाँ की वो अमीर है और पावरफुल भी है, तो हम उनको नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब ये देखो वहाँ पर डच को जो है एजुकेशन बहुत लेट मिली इन कंपैरिजन ऑफ फ्रेंच, तो अब उनको उनके साथ मिलके चलना पड़ा। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। अंडरलाइन करो। तो अब क्या हुआ, अब डच भी अपने आप को कम नहीं समझ रहे क्योंकि अब वो भी एजुकेटेड हो चुके हैं, फ्रेंच अपने आप को कम नहीं समझ रहे क्योंकि वो क्या है, अमीर हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 1950 से 60 के बीच में उस दौरान वहाँ पर एक टेंशन एमर्ज हो गई कि हु विल गॉट द पावर। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वाज मोस्ट एक्यूट इन ब्रुसेल। और सेम टेंशन कहाँ थी, ब्रुसेल के अंदर, वहाँ अपोजिट था। ओके, ब्रुसेल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रुसेल ने एक स्पेशल प्रॉब्लम हमारे सामने प्रेजेंट की। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अब वहाँ से हमें क्या पता चला कि जो डच हैं वो वहाँ पर मेजोरिटी है, यहाँ पर माइनॉरिटी है, और जो फ्रेंच हैं वो वहाँ माइनॉरिटीज़ हैं बट इन द कैपिटल दे आर इन मेजर। देन व्हाट, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब देखो बेल्जियम की समझ आई कहानी यहाँ तक, वहाँ की टेंशन समझ आ गई कि टेंशन क्या थी भाई, कैपिटल में फ्रेंच ज़्यादा थे और कंट्री में फ्रेंच कम थे। देन हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो थोड़ी देर के लिए इसको यहीं रोक देते हैं। अब हम श्रीलंका की कहानी पढ़ते हैं। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन, ये आपको पता ही है, हमारा पड़ोसी देश है और आइलैंड है। आइलैंड तुम्हें पता ही है जो समुद्र के बीच में है, तो आपने देखा ही है इसको। जस्ट एज अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु के साउथर्न कोस्ट से थोड़ी ही किलोमीटर पर है ये। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। यहाँ की जनसंख्या कितनी है, लगभग 2 करोड़ है जो हरियाणा जितनी है। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अब दूसरे देशों की तरह, साउथ एशिया के दूसरे देशों की तरह श्रीलंका के पास भी एक डाइवर्स पॉपुलेशन है, मतलब अलग अलग तरह की जनसंख्या यहाँ पर रहती है।
द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकर। देखो यहाँ पर भी लैंग्वेज का जो है मेन मुद्दा है। वहाँ पर दो तरह की भाषा है, सिन्हाला स्पीकिंग एंड तमिल स्पीकिंग। एज लाइक इन बेल्जियम, हेयर इज़ द पॉपुलेशन इज ऑल्सो डिवाइडेड। In Sri Lanka, 74% people speak Sinhala language and only 18% are Tamil. ठीक है। Among Tamils there are two subgroups, Tamil natives और श्रीलंकन natives। तमिल नेटिव और श्रीलंकन नेटिव। तमिल नेटिव कौन थे? तमिल नेटिव वो हैं जो मतलब भारत में जिनके पूर्वज पैदा हुए और जब अंग्रेज़ों का समय आया था तो वो ज़बरदस्ती उनको बंधुआ मजदूर बनाकर वहाँ ले गए और वहाँ उन्होंने रहना सहना शुरू कर दिया, तो वो तमिल नेटिव हो गए। और श्रीलंकन नेटिव कौन हो गए? जो वहीं के उनके पूर्वज थे और वहीं पर रहते थे। हियर इज़ अ मैप, आई एम शोइंग दिस टू यू, कम्युनिटीज़ एंड रीजन ऑफ बेल्जियम। यहाँ पर जो मैप दिखाया गया है ये बेल्जियम का दिखाया गया। प्लीज़ हैव अ लुक ऑफ दिस। यस, जो येलो है वो फ्लेमिश रीजन है और जो रेड है वो वेलोनिया रीजन है। ये फ्रेंच स्पीकिंग का है और ये क्या है? डच स्पीकिंग का है। येलो वाला जो है वो डच स्पीकिंग का है। और यहाँ पर एक छोटा सा ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है ब्रुसेल, कैपिटल ऑफ यस गुड, कैपिटल ऑफ, प्लीज आंसर, कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ओके हाँ जी। और यहाँ पर जो जर्मन स्पीकिंग है वो लाइनिंग में दिखा रखा है, तो ये आपको मैप में इजीली शो हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मैप ऑफ द बेल्जियम एंड नाउ आई एम शोइंग यू द मैप ऑफ श्रीलंका। ओके, now I am going to show you the map of Sri Lanka, and this is the map of Sri Lanka as you are seeing on your screen. Yes, in this map you can clearly see the map of Sri Lanka of that time. In this map the yellow color is for Sinhalas and orange color is for Sri Lankan Tamil, red color is for Indian Tamil and light brown color is for Muslim. Okay, this is the ethnic map, you can say ethnic map of Sri Lanka of that time. So कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी पर, जो मैं आपको बता रही थी कि श्रीलंका में जो तमिल थे उनके दो सब पार्ट थे, श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल, in which 13% were Sri-Lankan Tamil. The rest, whose forefather came from the India as plantation worker during the colonial period, are called Indian Tamil. I have told you about this before. As you can see from the map, Sri Lankan Tamil are concentrated in northern and east of country. ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि जितने भी श्रीलंकन जो तमिल थे वो श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट कंट्री के पास थे. मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू और मुस्लिम. अब इस लाइन के अंदर बताया गया है कि उनका जो धर्म था, अलग अलग सिन्हाला बोलने वालों का धर्म था बौद्ध धर्म, और तमिल के जो धर्म थे वो हिंदू और मुस्लिम थे. एंड देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला. 7% के लगभग जो है क्रिश्चियंस भी थे जो तमिल भी थे और सिन्हाला कम्युनिटी से थे. ठीक है, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम एंड श्रीलंका. अगर देखो अब इमेजिन करो अगर ऐसी सिचुएशन हो सकती है तो देन व्हाट वुड हैपन. इन बेल्जियम डच कम्युनिटी कुड टेक advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population, and this would push the conflict among communities further. देखो हो सकता था जो डच कम्युनिटी है वो मेजोरिटी है और अपने न्यूमेरिक मेजोरिटी के कारण वो फ्रेंच पर अपना डोमिनेशन कर सकती थी और जर्मन स्पीकिंग लोगों पर भी. एंड दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट. और इससे क्या होगा, अगर कोई भी मेजोरिटी माइनॉरिटीज़ के ऊपर डोमिनेशन करने की कोशिश करती है उससे हमेशा कन्फ्लिक्ट ही होता है. And this could lead a very messy partition of the country and both the sides could claim control over the Brussels. और इससे क्या हो सकता है, कंट्री की पार्टीशन भी हो सकती है. लोगों ने देखा अगर जो डच स्पीकिंग है वो अपनी मेजोरिटी बेस पे अपना डोमिनेशन करते तो उससे पार्टीशन हो सकती है कंट्री की. ओके, और वो ब्रुसेल पे भी अपना कंट्रोल क्लेम कर सकते थे. इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटीज एंजॉयड एन इवन bigger majority and could impose its will on the entire country. And now let's look at the
व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। हाँ जी, तो श्रीलंका में भी सेम सिचुएशन हो सकती थी, क्योंकि जो श्रीलंका में क्या थे, सिन्हाला ज़्यादा थे, और उससे क्या है वो बिगर मेजोरिटी थी, वो भी अपनी विल मतलब यहाँ पर क्या है अपनी इच्छाओं को माइनॉरिटीज़ पर थोप सकते थे। ठीक है, चलिए अभी तो मैंने आपको कहानी बताई है। अब देखो इन दोनों ये जो एथनिक कॉम्पोजिशन है इनकी, उसके कारण क्या होता है दोनों देशों में, आइए देखते हैं। फर्स्टली हम श्रीलंका की बात करेंगे। श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका ने अपनाया मेजोरिटेनिज्म इन श्रीलंका। उन्होंने बहुसंख्यकवाद अपनाया। बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है कि जिस भी कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा है उसी को पावर दे दी जाए। उन्होंने यही काम किया। इन श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। हमें कब स्वतंत्रता कब मिली 1947। गुड, ठीक है। द लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। तो वहाँ पर जो सिन्हाला लीडर थे, स्वतंत्रता मिलते ही उन्होंने अपना डोमिनेंस सिक्योर कर लिया गवर्नमेंट के ऊपर। क्या, किस बेस पे, कि हम मेजोरिटी हैं भाई और हमें पावर दो, इनकी तो संख्या ही कम है, जो करेंगे हम करेंगे, हमारी चलनी है। तो बेचारे तमिल वाले तो कहीं के नहीं रहे। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर ऑफ टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। और वहाँ पर क्या हुआ, परिणाम स्वरूप वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार थी उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। किसको, अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मतलब बहुसंख्यकवाद को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। और किसको एस्टैब्लिश किया, सिन्हाला सुपरमेसी को। ओके, then what happened in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language thus disregarding Tamil। फिर 1956 में सिन्हाला ने क्या किया, सिन्हाला ने अपना एक एक्ट बनाया और उस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। इसको आप पॉइंट आउट कर सकते हो कि 1956 में जो सिन्हाला थी वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई थी। एंड द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। और वहाँ की गवर्नमेंट ने ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी, सिन्हाला को। जिस सिन्हाला के जितने भी एप्लीकेंट्स थे, जो भी कैंडिडेट आते थे, चाहे वो यूनिवर्सिटी की पोजीशन थी चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स थी, वो सारे सिन्हाला को देते थे। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। और एक नया संविधान बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग जो राज्य था वो मोस्टली बुद्धिज्म को ही, यानी कि जो उनका धर्म था उसको ही प्रोटेक्ट कर रहा था और उसको ही फोस्टर कर रहा था, यानी कि आगे बढ़ा रहा था। ओके, नेक्स्ट है ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर द अदर। इस तरह से जो है ये गवर्नमेंट के ऑर्डर एक के बाद एक आते गए। ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमंग दी श्रीलंकन तमिल। और धीरे धीरे, ग्रेजुअली क्या है, धीरे धीरे श्रीलंकन तमिल के मन में ये फीलिंग आती गई कि हम तो बिल्कुल अलग थलग गिरा दिए भाई, इन्होंने बिल्कुल ही अलग गिरा दिए, अलग पड़े हम तो। एंड दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। और उनको ये भी महसूस होने लगा कि देखो मेजोरिटी किनकी है, सिन्हाला की, तो सिन्हाला पार्टी क्यों टेंशन लेगी। तो उनको ये बातें महसूस होने लगी कि भाई हमारा तो कल्चर ये सोच ही नहीं रहे हैं, ना हमारी भाषा के बारे में सोच रहे हैं। एंड दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड दैम equal political rights, discriminated against them in getting job and other opportunities and ignored their interest। और उनको ये समझ आने लगा कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो उनको डिनाई कर रहे हैं, उनको मतलब इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनके साथ जॉब्स में भी भेदभाव हो रहा है और भी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर जगह उनके साथ भेदभाव हो रहा है। एज अ रिजल्ट द रिलेशन, और फिर क्या हुआ, परिणाम क्या निकला, पता है तुम्हें, एक ही निकलना था, उनका जो रिलेशन है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगा। ठीक है, और क्या हुआ, इससे इन सब से क्या होना था, नॉर्मल सी बात आप सब भी सोच सकते हो कि उनका जो रिलेशन है सिन्हाला और तमिल के बीच का जो रिलेशन है वो सारा ही खराब हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे उनके बीच में क्या आ गया, दूरी बनती रही, तनाव आता रहा। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब क्या किया, देखो लोगों के पास डेमोक्रेसी में एक ही तरीका है कि आंदोलन करना,
किसी ना किसी तरीके से। तो उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई और स्ट्रगल किया कि भाई हमारी भाषा को भी रिकॉग्निशन मिले, हमारी भाषा को भी पहचान मिले ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, और रीजनल ऑटोनॉमी हमें भी मिले, इक्वलिटी मिले, हमें जॉब्स में पॉलिटिकल पावर्स मिले हमें भी। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वर रिपीटेडली डिनाइड। अब उनकी जो डिमांड थी कि भाई हमें भी पावर में हिस्सा मिले, हमें भी सरकार चलाने का मौका मिले, वो लगातार डिनाई करते रहे, मना करते रहे, इग्नोर करते रहे। तो आगे क्या हुआ वो देखते हैं। By the 1980s, several political organizations were formed demanding an independent तमिल एलम मतलब वहाँ की भाषा में एलम यानी कि स्टेट इन द नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। अब उन्होंने 1980 में, देखो कितना टाइम गुजर गया, 56 में से लेकर 48 में फ्री हुए, 56 में एक्ट बना दिया, अब 56 से लेकर 80 तक बेचारे वो स्ट्रगल करते रहे। और उन्होंने डिमांड की 1980s में, भाई हमें अगर आप कुछ और नहीं दे सकते तो हमारा अलग से स्टेट ही प्रोवाइड करा दो, ठीक है भाई, हमें नॉर्थ और ईस्ट पार्ट दे दो कंट्री का, हम अपना वहाँ पर अपनी सरकार बना लेंगे, अपने देश को चला लेंगे अलग से। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट, इट इज सून टर्न इनटू अ सिविल वार। अब लेकिन क्या था आपस में, क्या था, डिस्ट्रस्ट मतलब विश्वास ही नहीं था। अब विश्वास नहीं था तो क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हो गया, बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया, लोगों ने आपस में झड़प करना शुरू कर दी और जल्दी ही ये जो है झड़प धीरे धीरे सिविल वॉर का कारण बन गई। अब यहाँ सिविल वॉर भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए आ जाता है, इन हिंदी हम कहते हैं इसको गृह युद्ध। अब गृह युद्ध क्या होता है, एक कंट्री के अंदर ही होता है, अंदर ही कंट्रीज़ की कम्युनिटीज़ के बीच में जो युद्ध होता है वो हम उसको बोलते हैं सिविल वॉर, ठीक है, दूसरे देश के साथ नहीं, अपने घर के अंदर ही, अपने देश के अंदर ही जो युद्ध शुरू हो जाता है तो वो वहाँ पर स्टार्ट हो गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ द बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। अब युद्ध का तो एक ही परिणाम होता है, चाहे कोई जीते चाहे हारे, इंसान तो मरते ही हैं। तो हज़ारों लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस देयर लिवलीहुड। अब बहुत सारे जो परिवार हैं उनको देश छोड़कर जाना पड़ा एज ए रेफ्यूजी, और बहुत सारों को अपना जनजीवन ही छोड़ना पड़ा। यू हैव रीड चैप्टर फर्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10 अबाउट श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, education and health, but the civil war has caused a terrible setback to the social culture and economic life of the country and it ended in 2009। तो क्या हुआ, देखो हमने इकोनॉमिक्स तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट का, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया भी है कि भाई जो श्रीलंका है वो भारत से हमेशा आगे रहा है। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर हम कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे तो श्रीलंका की जनसंख्या तो हरियाणा जितनी है, तो वो हर चीज़ में हमसे आगे था। बट उनकी इसी सिविल वॉर की वजह से वो क्या हुए, वो पिछड़ गए, ठीक है, थोड़े समय के लिए वो हमसे पिछड़ गए। सिविल वॉर से क्या हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, संपत्ति नष्ट हुई, इंसान मरे, तो नुकसान तो होना ही था, और आखिर में ये 2009 के बाद ये ख़त्म हुआ। तो ये थी श्रीलंका की कहानी। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब बेल्जियम में क्या हुआ, उन्होंने श्रीलंका में तो तुमने देख लिया कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढंग से नहीं किया, उन्होंने मेजोरिटेनिज्म अपनाया, बहुसंख्यकवाद अपनाया, और उससे क्या हुआ, सिविल वार हो गया। अब हम देखते हैं कि बेल्जियम ने क्या किया। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। एकोमोडेशन इन बेल्जियम मीन्स बेल्जियम ने एक सामंजस्य के साथ अपना इस चीज़ का सॉल्यूशन किया। तो वो सामंजस्य क्या था वो देखते हैं। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। द रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चर डाइवर्सिटी, उन्होंने सारी चीज़ों को सोचा, समझा, रिकॉग्नाइज किया कि हमारे यहाँ पर कितना अंतर है, क्या मतलब ब्रुसेल्स में है, क्या बेल्जियम में है, उन्होंने सारा कुछ सोचा। बिटवीन 1970s एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, और उन्होंने 1970 से लेकर 93 के बीच में कम से कम 4 बार अपना संविधान को सुधारा, 4 बार बिना संविधान बनाया, एकदम से उसको लागू नहीं किया। सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। उसका एक ही रीज़न था कि भाई इस तरह का संविधान तैयार करना कि जितने भी डिफरेंट लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे मिलकर रह सके। उनकी सोच ये थी, उनको कोई देश नहीं बांटना था, उनको कोई डिफरेंस नहीं करना था। उन्होंने मेजोरिटेनिज्म नहीं अपनाया, उन्होंने 4 बार संविधान में अमेंडमेंट इसलिए किए ताकि कोई अच्छा सोल्यूशन निकले। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट द डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव, बहुत ही अलग था। जो भी अरेंजमेंट उन्होंने की वो बहुत ही अलग था और इनोवेटिव था, एक नई तरीके का जो है उन्होंने तरीका अपनाया।
हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। यहाँ पर उनका जो बेल्जियम मॉडल उन्होंने तैयार किया वो उसके एलिमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सबसे पहला सोल्यूशन क्या किया उन्होंने कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों का जो है वो सेम रहेगा, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट सेंट्रल लेवल। केंद्र सरकार दोनों में जो मिनिस्टर होंगे इतने ही डच के होंगे और इतने ही फ्रेंच के होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। और कुछ जो स्पेशल पावर्स थी वो भी मेजोरिटी के बेसिस पर हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप को दे दी गई। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनलिटरली। मतलब क्या है, कोई भी जो है लिंग्विस्टिक ग्रुप या कम्युनिटी मतलब समुदाय, वहाँ पर 3 समुदाय मैंने आपको बताए, मेनली तो हमारे वहाँ डच और फ्रेंच है, थर्ड हमारा जर्मन है। तो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि भी कोई भी अकेले काम नहीं कर सकता था, डिसीजन लेना था तो दोनों को एक दूसरे से पूछना पड़ता था। ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन ऑफ दिस कंट्री। और मोस्टली जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। एज लाइक इन आर इंडिया बीच केंद्र सरकार जो हमारी है उन्होंने अपनी कुछ पावर राज्य सरकारों को दे दी और राज्य सरकार अपने अपने अलग राज्य चलाती हैं, तो उन्होंने भी सेम किया। ठीक है। और द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। और अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फ्रीली होके काम करेगी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी मतलब सबऑर्डिनेट नहीं करना, सहयोग नहीं, मतलब सिर्फ इतना सहयोग होगा कि आप अपने स्टेट को चलाओ, उसको प्रोस्पर करो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये आपका स्टेट है। ठीक है। ब्रुसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और थर्ड जो उन्होंने मॉडल अपनाया वो उनकी राजधानी में था, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक अलग गवर्नमेंट बनाई। ठीक है। इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोनों को ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्योंकि डच वालों ने उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था तो देखो भाई, अब किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिल भी जाएगा। तो वही फ्रेंच वालों ने कहा कि चलो भाई, अगर आप लोगों ने हमें वहाँ पर हेल्प की है, हमें वहाँ पर अपनी स्थान दिया है, तो हम भी आपको स्थान देंगे। और इस तरह से जो है बेल्जियम का मॉडल बनकर तैयार हुआ। ये एक फ़ोटो दे रखी है इधर, द फोटोग्राफ ग्रैंड प्लेस ग्रोट मार्केट की है। ये है बेल्जियम की स्ट्रीट की। यू विल नोटिस दैट प्लेस नेम्स द एंड डायरेक्शन इन 2 लैंग्वेजेस फ्रेंच एंड डच। यहाँ पर 2 भाषाओं में है। ठीक है, एक फ्रेंच में और ये देखो ग्रोट मार्केट और ये ग्रैंड प्लेस, ये दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, तो दोनों में ही इन्होंने नाम दिए हैं। मीन्स दोनों भाषाओं को इन्होंने प्रेफरेंस दी थी, किसी एक भाषा को इसने प्रेफरेंस नहीं दी थी। ठीक है। हाँ जी, जो फोर्थ है वो ये है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब उन्होंने चौथा जो स्टेप उठाया वो ये था कि इन्होंने एक तीसरी तरह की सरकार बनाई। ठीक है। एंड दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू द 1 लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। अब एक और देखो, उन्होंने सेंट्रल बनाई, उन्होंने स्टेट बनाई, तीसरी बनाई उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार, तीनों समुदायों के लिए। इनका मेन मकसद था अपनी भाषाओं को प्रमोट करना, अपने कल्चर को प्रमोट करना। और आप कर सकते हो, बट किसी की कॉस्ट पर नहीं, किसी दूसरे को हम प्रेशराइज नहीं करेंगे। जहाँ पर भी आपकी भाषा के लोग रहते हैं, आपके धर्म के लोग रहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हो। वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को उन्होंने दे दिया। ठीक है। आगे है, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। इनके पास क्या पावर थी, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषाई। मतलब अपनी भाषा को प्रमोट कर सकते हो, अपनी एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हो, अपनी संस्कृति को प्रमोट कर सकते हो। वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी। दूसरी कम्युनिटी को दाव पर रख कर नहीं कर सकते। आपको पावर दे दी गई, आप अपना काम करो। देखो जैसे हमारे भारत के अंदर होता है, हमारा हिंदू समाज भी, हमारा मुस्लिम समाज भी है। हिंदू समाज अपने सत्संग करता है, सब कुछ करता है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उनको पावर दी गई है। ठीक है ना। ऐसे ही मुस्लिम समाज को दी गई है, बट हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हिंदू बनने के लिए, ना ही मुस्लिम को हिंदू, ना ही हिंदू को मुस्लिम। आपके पास पावर है सिर्फ अपने ही कल्चर को प्रमोट करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए नहीं। यू माइट फाइंड दैट द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर द पीपल लिविंग इन बेल्जियम, बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार। अब हमें थोड़ा सा मुश्किल भी लगा होगा। देखो श्रीलंका में तो आसानी होगी, भाई तुम ज़्यादा लो भी पावर, आसान काम था।
बट उससे क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ। बट ये जो बेल्जियम का मॉडल है ना, ये टॉप था, ये बहुत अच्छा था। यहाँ पर क्या हुआ, बेशक ये कॉम्प्लिकेटेड था, बेशक ये कठिन है, जटिल है, बट इससे जो है जो सॉल्यूशन निकले वो बहुत ही पॉजिटिव निकले। और दे हैव टू अवॉइड सिविल स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़ एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। और इसने क्या है अवॉइड किया सिविल स्ट्राइफ को, यहाँ पर कोई गृह युद्ध नहीं हुआ, लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं आया। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप कम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल वर चूजन एज ए हेडक्वार्टर। और जब यूरोप के मोस्टली देशों ने अपने यूनियन बनाने की कोशिश की तो उन्होंने ब्रुसेल को अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए कहा, क्योंकि ब्रुसेल ने पहला एग्जाम्पल दिया था इस चीज़ के लिए। और ये देखो, ये आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, ये है यूरोपियन पार्लियामेंट जो ब्रुसेल में बनाई गई है, बेल्जियम में बनाई गई है। जैसे हमारी पार्लियामेंट है दिल्ली के अंदर, सेम यहाँ पर ये बेल्जियम की पार्लियामेंट है। तो आज के लिए मैंने आपको अभी के लिए स्टोरी बताई है बेल्जियम की, श्रीलंका की। आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद आई हो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।